वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं पप्पू खान। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम बात करते प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात कर रहे थे। प्रकाश संश्लेषण का इतिहास पढ़ रहे थे। प्रकाश संश्लेषण का सामान्य परिचय पढ़ लिया था। प्रकाश संश्लेषण के बाद में हमने उसके बाद सामान्य परिचय के बाद में हम बात कर रहे थे संक्षिप्त इतिहास, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस। किस प्रकार प्रकाश संश्लेषण के अंदर शुरुआत से लेकर अब तक विभिन्न पदों के द्वारा, विभिन्न सूचनाओं के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया को समझाने का प्रयास किया है विभिन्न वैज्ञानिकों ने समय समय पर। उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम बात करेंगे पादपों के अंदर प्रकाश संश्लेषण का क्रियास्थल। पादपों के अंदर प्रकाश संश्लेषण के क्रियास्थल में हम बात करेंगे जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके जो हरे पार्ट होते हैं, मोस्टली ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं वो होते हैं पत्तियाँ। क्या होती हैं? पत्तियाँ। तो जो पत्तियाँ होती हैं पादपों की, उनके अंदर एक कोशिकांग पाया जाता है जिसे हम कहते हैं लवक। क्या कहते हैं? लवक। और ये जो लवक होता है ये पादप कोशिकाओं को ही खास विशेषता होती है। पादप कोशिकाओं की एक इम्पोर्टेंट विशेषता होती है कि इनमें क्या पाया जाता है? लवक पाया जाता है, प्लास्टिड। और ये प्लास्टिड जो होते हैं कई प्रकार से हो सकते हैं। लवक हरित लवक हो सकते हैं, वर्णी लवक हो सकते हैं, अवर्णी लवक हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे हरित लवक। हरित लवक बोले तो क्लोरोप्लास्ट। किसके बारे में बात करेंगे? क्लोरोप्लास्ट। तो पादप जो होते हैं, उन पादपों की जो पत्तियाँ होती हैं, उन पत्तियों पर क्या है? पत्तियों के अंदर क्या पाई जाती है? पर्णमध्युतक कोशिकाएं पाई जाती है। पर्णमध्युतक कोशिकाएं यानी कि मीजोफिल्स कोशिकाएं पाई जाती है। इन मीजोफिल कोशिकाओं के अंदर क्या होता है? हरित लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हरित लवक, या कह सकते हैं पर्णहरित पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पर्णहरित पाया जाता है। और इस पर्णहरित के कारण ही क्या होता है? पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। कैसे करते हैं इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। इससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो पादप होते हैं उनमें पत्तियां जो होती हैं, उन पत्तियों के अंदर क्या पाया जाता है? पर्णहरित पाया जाता है, या हम कह सकते हैं हरित लवक पाया जाता है, जिसके कारण क्या है? पत्तियां हरे रंग की होती हैं। किस रंग की होती हैं? हरे रंग की होती है। पर्णमध्युतक कोशिकाएं पाई जाती हैं पादपों के अंदर, पत्तियों के अंदर। इन पर्णमध्युतक कोशिकाओं के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, हरित लवक होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 20 से 40 के समथिंग होती है। कितनी संख्या पाई जाती है? 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं पर पर्णमध्युतक कोशिका। एक पर्णमध्युतक कोशिका के अंदर कितने हरित लवक पाए जाते हैं? 20 से 40 की संख्या में पाए जाते हैं। अब ये जो हरित लवक होते हैं, ये जो कोशिकांग होते हैं, ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। कैसे होते हैं? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। इनमें इनके चारों ओर 2 झिल्लियाँ पाई जाती हैं जो कि लिपोप्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती हैं? लिपोप्रोटीन से बनी होती है। लाइपोप्रोटीन से, लिपिड और प्रोटीन से निर्मित होती है, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। अब यहाँ पर बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के मध्य एक स्पेस पाया जाता है। ये आउटर झिल्ली है और ये क्या है? हमारे पास इनर झिल्ली है। इसके बीच में ये स्पेस पाया जाता है। इसे बोलते हैं परिकला अवकाश। क्या बोलते हैं इसको? परिकला अवकाश कहते हैं। पेरिप्लाज्मल स्पेस बोलते हैं इसको। इसके अंदर भी द्रव भरा होता है। तो ये जो हमारे पास है, ये जो आउटर झिल्ली होती है, ये सामान्यतः प्रोटीन जैसे पदार्थों के लिए क्या होती है? पारगम्य होती है। प्रोटीन जैसे पदार्थों के लिए क्या होती है? पारगम्य होती है। जबकि आंतरिक जो झिल्ली होती है प्रोटीन जैसे पदार्थों के लिए पारगम्य नहीं होती है। तो यहाँ हम ये क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करें तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक दोहरी झिल्ली युक्त, दोहरी झिल्ली परिबद्ध एक संरचना है, कोशिकांग है, जिसमें बाहरी झिल्ली को हम आउटर मेम्ब्रेन और अंदर की झिल्ली को होते हैं इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। इन दोनों झिल्लियों के मध्य क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है, जिसे परिप्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, परिकला अवकाश बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ हमने कहा कि परिकला अवकाश पाया जाता है इन दोनों झिल्लियों के मध्य में। ये परिकला अवकाश है। ये हमारे पास बाह्य झिल्ली जो है, ये बाह्य झिल्ली हमारे पास, और ये जो आंतरिक झिल्ली है, ये आंतरिक झिल्ली हमारे पास। ये और चूँकि ये बाह्य झिल्ली क्या है? किसके लिए पारगम्य होती है? परमेबल होती है। प्रोटीन के आने जाने के लिए क्या होती है? पारगम्य होती है। जबकि आंतरिक झिल्ली क्या होती है? अपारगम्य होती है। प्रोटीन जैसे पदार्थों के लिए क्या होती है? ये अपारगम्य होती है। अब हम बात करते हैं आंतरिक संरचना के बारे में। तो जो हरित लवक होता है, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट होता है, उसकी आंतरिक संरचना में देखते हैं तो 2 भाग स्पष्ट दिखाई देते हैं वहाँ पर। एक तो स्ट्रोमा दिखाई देता है और एक क्या दिखाई देता है? ग्रेना दिखाई देता है। स्ट्रोमा जो होता है ना, वो झिल्ली के अंदर का पार्ट होता है और विषमांगी प्रोटीन पदार्थ से भरा होता है। विषमांगी प्रोटीन पदार्थ से भरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ये आधात्री कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? मैट्रिक्स या आधात्री बोलते हैं। विषमांगी पदार्थ होता है जिसके अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं, छोटा वृत्ताकार द्विकुंडलित डीएनए पाया जाता है, ऑस्मोफिलिक बूंद पाई जाती हैं। ये लिपिड प्रकृति की ऑस्मोफिलिक लिपिड ड्रॉपलेट्स होती हैं।
गुलित लवण पाए जाते हैं इसके अंदर और एंजाइम पाए जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो स्ट्रोमा पार्ट है ये एक मैट्रिक्स पार्ट है, यानी कि आधात्री पार्ट है किसका, हरित लवक का, और इसमें राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम किस प्रकार का पाया जाता है, इसके अंदर 70S राइबोसोम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम देखो दो प्रकार के होते हैं, 80S राइबोसोम और 70S, यानी कि 80S और 70S राइबोसोम पाया जाता है। तो यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट है हमारे पास, हरित लवक है, उसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम कौन सा होता है, इसके अंदर 70S राइबोसोम पाया। इसके अलावा इसमें खुद का DNA भी पाया जाता है, छोटा वृत्ताकार DNA, सर्कुलर DNA पाया जाता है। सर्कुलर DNA का मतलब इस तरह से कुंडली सर्कुलर DNA। इस प्रकार DNA पाया जाता है, वृत्ताकार और द्विकुंडलित DNA पाया जाता है, छोटा पाया जाता है DNA पाया जाता है। अब देखिएगा ये दो कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं ये, कि ऐसा कोशिकांग जिनके अंदर क्या पाया जाता है, खुद का DNA पाया जाता है और राइबोसोम भी पाया जाता है। यानी कि दो कोशिकांग पाए जाते हैं। एक कोशिकांग के अंदर कोशिकांग कहते हैं इनको, कोशिकांग के अंदर कोशिकांग मतलब जो क्लोरोप्लास्ट है हरित लवक है उसके अंदर जो कोशिका के कोशिकांग क्या कहलाते हैं, DNA वगैरह कहलाते हैं। इसके अलावा हम क्या कहते हैं, राइबोसोम कहलाते हैं, राइबोसोम। तो ये राइबोसोम और DNA जो हैं ये खुद ये कोशिका द्रव के अलावा किस में पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, हरित लवक में भी पाए जाते हैं। इन विशेषताओं के कारण, इन विशेषताओं के कारण जो हरित लवक होता है वो अर्ध स्वात्यांग होता है। कैसा अंग होता है, अर्ध स्वात्य अंग, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन, सेमी ऑटोनोमस सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन पाया जाता है। ये जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है इसके कारण क्या होता है, ये स्व प्रतिकृति करने की क्षमता पाई जाती है। इसमें स्व प्रतिकृति करने की क्या पाई जाती है, इसके अंदर क्षमता पाई जाती है कि यानी कि अपनी प्रतिकृति बना सकता है, फोटोकॉपी बना सकता है, अपनी जैविक क्रियाओं को संचालित कर सकता है ये। तो यहाँ इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अर्ध स्वात्यांग बोलते हैं। किसको, हरित लवक को। और एक दूसरा जो अर्ध स्वात्यांग कौन सा है, सेमी ऑटोनोमस अंग कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये भी क्या कहलाता है, अर्ध स्वात्यांग कहलाता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहलाता है। इसमें भी खुद का DNA पाया जाता है और खुद का क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। यहाँ पर राइबोसोम कौन सा होता है, 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। तो कुल मिला के बात ये स्ट्रोमा जो पार्ट होता है, मैट्रिक्स पार्ट होता है, आधात्री पार्ट होता है, इसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है, वृत्ताकार कुंडलित छोटा DNA पाया जाता है, ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स पाई जाती है, बूंदे पाई जाती हैं, गुलित लवण पाए जाते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दूसरा पार्ट है हमारे पास ग्रेना। कौन सा पार्ट है ये, अब ये जो पार्ट है ना ये हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे इसको, ये जो आधात्री पार्ट है ये क्या कहला रहा है, स्ट्रोमा कहला रहा है। इसके अंदर जगह जगह हमारे पास हम बात करें, ये DNA है, ये राइबोसोम है, ठीक है, ये एक तरह से प्रोटीनियस पदार्थ है। क्या है ये, प्रोटीनियस पदार्थ भरा हुआ है। अब दूसरा जो पार्ट है हमारे पास हरित लवक का वो क्या है, ग्रेना। मैट्रिक्स में क्या होता है, इकाई कला से निर्मित, यूनिट मेम्ब्रेन, इकाई कला, दोहरी झिल्ली नहीं, इकाई कला से निर्मित नलिका तंत्र पाया जाता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इकाई कला से निर्मित है, सिंगल मेम्ब्रेन से नलिका तंत्र दिखाई दे रहा होगा आपको जगह जगह। ये देखो ये नलिका तंत्र दिखाई दे रहा है। इस नलिका तंत्र को क्या कहते हैं, थाइलेकोइड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, थाइलेकोइड। ये जो कंप्लीट नलिका सिस्टम दिखाई दे रहा है ये हमारे पास ये कहलाता है थाइलेकोइड। क्या कहला रहा है ये, थाइलेकोइड। क्या कहलाता है, थाइलेकोइड। और ये जो थाइलेकोइड होता है इसमें सिक्कों की ढेरी के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, सिक्के की ढेरी के समान संरचनाएं पाई जाती है। अगर ये जो थाइलेकोइड है, मान लें ये थाइलेकोइड है, ये क्या है हमारे पास, थाइलेकोइड। थाइलेकोइड ये, अब इसमें सिक्के के ढेरी के समान क्या पाई जाती है, संरचनाएं पाई जाती हैं, है ना। ये जो सिक्के के ढेरी के समान संरचनाएं हैं। अब यहाँ पर देखेगा, अब
ये जो संरचनाएं पाई जा रही है हमारे पास, अगर ये एक है तो इसे क्या कहेंगे हम? ग्रेनम। क्या कहेंगे? ग्रेनम। एक वचन को क्या बोलेंगे हम? ग्रेनम। और बहुत सारी ढेरी पाई जा रही है तो उन्हें क्या कहेंगे? ग्रेना। क्या बोलेंगे? ग्रेना। बहुत सारी ढेरियां पाई जा रही है तो उनको क्या बोलेंगे? ग्रेना। अब ये जो सिक्के के समान संरचना पाई जा रही है ना, सिक्के के समान, भाई ढेरी है, एक ढेरी है, उसको हम क्या कह रहे हैं? ग्रेनम। और बहुत सारी ढेरियां, 1 2 3 4 5 6 7 जितनी भी ढेरियां, ये सम्मिलित रूप में क्या कहलाती हैं? ग्रेना। क्या कहलाती है? ग्रेना। ठीक। और अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? ये जो सिक्के जो समान संरचनाएं, सिक्के की समान संरचना, ये हमारे पास होती है क्वांटासोम। क्या होती है? क्वांटासोम। क्या होते हैं? ये क्या कहलाते हैं? क्वांटासोम। और क्वांटासोम क्या होता है? ये एक तरह से प्रकाश अवशोषित जो होता है, प्रकाश ऊर्जा को जो अवशोषित किया जाता है, वो क्वांटासोम के रूप में, क्वांटासोम के द्वारा अवशोषित किया जाता है। इस क्वांटासोम के अंदर ही क्या पाए जाते हैं? पर्णहरित अणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पर्णहरित क्लोरोफिल अणु पाए जाते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को क्या करते हैं? अवशोषण का कार्य करते हैं। तो कुल मिला के बात ये, जो ग्रेना पार्ट है हमारे पास, ये मैट्रिक्स में पाया जाता है, इकाई कला से निर्मित होता है, नली का तंत्र समान होता है, और इसे क्या कहते हैं हम? नली का तंत्र को क्या कहते हैं? थाइलेकोइड कहते हैं। अब ये थाइलेकोइड होता है ना, तो थाइलेकोइड के अंदर क्या होता है? सिक्के के ढेरी के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। जब एक बहुत संरचना होती है तो उसे क्या कहते हैं हम? ग्रेनम कहते हैं। और एक से अधिक पाई जाती है तो उन्हें क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। क्या बोलेंगे उनको? ग्रेना बोलते हैं। अब एक और ख़ास बात है, ये जो ग्रेना है, ये एक दूसरे, ये ढेरी समान संरचना है, एक दूसरे से नलिका से ही जुड़ी हुई है, ये नलिका से जुड़ी है, तो इन्हें कहते हैं हम स्ट्रोमा पटलिकाएँ। क्या कहते हैं इनको? स्ट्रोमा पटलिकाएँ कहते हैं, या फ्रेट्स नलिकाएँ कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेट्स नलिका। यानी कि ग्रेना को ग्रेना से जोड़ने वाली जो नलिकाएँ होती हैं, एक झिल्ली होते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन होती है, उन्हें क्या कहते हैं हम? स्ट्रोमा पटलिकाएँ कहते हैं। ये बात हुई हमारे पास। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को 2 भागों में डिवाइड किया था। एक तो होता है प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरा क्या होता है? अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो हरित लवक के कौन से भाग में संपन्न होती है? तो वहाँ पर हम देखने को मिलते हैं, जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, लाइट रिएक्शन होती है, वो कहाँ होती है? ग्रेना में। कहाँ संपन्न होती है? ग्रेना में संपन्न होती है। जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है वो किस में संपन्न होती है? स्ट्रोमा में। किस में संपन्न होती है? अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में संपन्न होती है। ये भी देखने को मिलता है। आप देखिएगा ग्रेना जो होता है, ग्रेना, इसके अंदर अभी हमने क्या बताया था कि सिक्के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। ये जो सिक्के समान संरचनाएं, इन्हें कहते हैं क्वांटासोम। क्या कहते हैं? क्वांटासोम। और क्वांटासोम के अंदर क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल अणु। भाई हम बात करें थाइलेकोइड, सबसे पहले बात करें हम यहाँ हरित लवक। हरित लवक, हरित लवक के अंदर क्या पाया जा रहा है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या पाया जाता है? ग्रेना। थाइलेकोइड। क्या पाया जाता है? थाइलेकोइड। थाइलेकोइड में क्या पाया जा रहा है? ग्रेना। ग्रेनम या ग्रेना। ग्रेना में क्या पाया जा रहा है? क्वांटासोम। क्वांटासोम में क्या पाया जाता है? पर्णहरित अणु। पर्णहरित अणु, क्लोरोफिल अणु। और ये पर्णहरित अणु जो होते हैं प्रकाश अवशोषण का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश अवशोषण। किसका कार्य करते हैं? ये प्रकाश का अवशोषण का कार्य करते हैं। तो देखिएगा स्ट्रक्चरली हम देखें, यहाँ पर हरित लवक होता है। हरित लवक जो कि किसके अंदर पाया जाता है? कोशिका के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? कोशिका के अंदर पाया जाता है हरित लवक। कौन सी कोशिका है? पादप कोशिका। कौन सी कोशिका है? पादप कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का आंतरिक संरचना के अंदर देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट की आंतरिक संरचना में स्ट्रोमा एक प्रोटीनियस विस्मांगी पदार्थ होता है। उस विस्मांगी पदार्थ में नली के तंत्र पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? थाइलेकोइड। और नली के तंत्र के अंदर क्या होता है? एक या एक से अधिक क्या पाए जाते हैं? सिक्के की ढेरी समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम एक को ग्रेनम कहते हैं और अनेक को क्या कहते हैं? हम ग्रेना। और उन ग्रेना या ग्रेनम के अंदर क्या है? सिक्के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जो उनको क्या कहते हैं? हम क्वांटासोम। और क्वांटासोम में क्या पाए जाते हैं? परिणित अणु पाए जाते हैं, क्लोरोफिल अणु पाए जाते हैं। क्लोरोफिल A B C D कैरोटीनॉइड्स E F, ये है ना, फाइकोजेंथिन, फाइकोबिलिन्स, इस प्रकार के क्या है? ये क्लोरोफिल अणु पाए जाते हैं।
तो यहाँ ये परिणहित अणु होते हैं। क्वांटम सम में क्या पाया जा रहा है? परिणहित क्लोरोफिल अणु पाए जा रहे हैं। और ये क्लोरोफिल अणु जो होते हैं ये क्या करते हैं? प्रकाश का अवशोषण का कार्य करते हैं। अब प्रकाश का अवशोषण में देखेगा, ये क्या सारे प्रकाश का अवशोषित करते हैं? नहीं, ये बैंगनी प्रकाश है, ब्लू प्रकाश है, रेड प्रकाश है, इसका मोस्टली अवशोषण करते हैं, जिनकी तरंग दैर्ध्य का मान कितना होता है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। जो इस तरंग दैर्ध्य युक्त प्रकाश को क्या कहते हैं? PAR कहते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण के नाम से जाना जाता है। इसको क्या जाता है? प्रकाश संश्लेषी विकिरण के नाम से इसको क्या जाता है? जाना जाता है PAR। और इसका वैल्यू कितना होता है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के मध्य होता है। और ख़ास बात ये होती है कि इसमें वॉयलेट है, ब्लू है और बैंगनी, नीला और लाल जो प्रकाश है उसकी तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश है ये। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो प्रकाश का अवशोषण किया जाता है लाइट रिएक्शन के दौरान, वो 400 से 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का अवशोषण किया जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपको बताया कि किस प्रकार ये यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया स्थल है हरित लवक है उसके बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके? जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं ना, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंदर प्रकाश को अवशोषित करने वाले जो पिगमेंट्स होते हैं, जिन्हें हम परिणत के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? परिणत कैरोटिनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स। 3 प्रकार के वर्णकों को डिस्कस करेंगे, परिणत, कैरोटिनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या करते हैं? अपना रोल प्ले करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया स्थल के बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के बारे में बात करेंगे। प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो होते हैं ये क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी वर्णक प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान क्या करते हैं? प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण का कार्य करते हैं। प्रकाश ऊर्जा का क्या करते हैं? ये अवशोषण का कार्य करते हैं, सनलाइट को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। ये हम पहले ही बता चुके थे कि सनलाइट जो होती है कौन सी सनलाइट को अवशोषित करते हैं? 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के मध्य की तरंग दैर्ध्य युक्त जो प्रकाश किरणें होती हैं उनको ये अवशोषित करने का कार्य करती है। इस प्रकाश को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण के नाम से भी जाना जाता है। PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। इतना हम बता चुके थे। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषी वर्णक। प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक होते हैं इनको हमने क्या कहा कि भाई प्रकाश ऊर्जा क्या करते हैं? ये अवशोषण का कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये कहा कि ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पादपों के अंदर जो पादप होते हैं उनके अंदर 3 प्रकार के प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। एक तो होता है परिणहित, जैसे क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। दूसरा होता है कैरोटिनॉइड्स, तीसरा होता है फाइकोबिलिन्स। परिणहित, कैरोटिनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स। हम बात करते हैं परिणहित के बारे में। तो ये परिणहित जो होता है, जो हरे पादप होते हैं, प्रकाश संश्लेषी जो पादप होते हैं उनके अंदर 7 प्रकार का क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, परिणहित पाया जाता है। कितने प्रकार के परिणहित पाया जाता है? 7 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल D, क्लोरोफिल E। 5 तो ये हो गए। क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल D, क्लोरोफिल E। फिर 6 नंबर पे बैक्टीरियोविरिडिन। कौन सा क्लोरोफिल है? बैक्टीरियोविरिडिन। और 6 नंबर का हो गया। 7 नंबर का बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ये जो स्पेशल प्रकार के जो क्लोरोफिल पाए जा रहे हैं, बैक्टीरियोविरिडिन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो होते हैं, ये जीवाणु के अंदर पाए जाते हैं, बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कार्य करते हैं किसमें? जीवाणु के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें बैक्टीरियोविरिडिन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल नामक प्रकाश संश्लेषी वर्णक काम आते हैं। तो हमने ये बताया कि जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है उनके अंदर जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोफिल कितने प्रकार का होता है? 7 प्रकार का। क्लोरोफिल A, B, C, D, E, बैक्टीरियोविरिडिन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल से। जैसे क्लोरोफिल A है, इसको हम यूनिवर्सल पिगमेंट्स का कहते हैं। ये लगभग सभी पादपों में पाया जाता है। जितने भी प्रकाश संश्लेषी पादप होते हैं उन सभी के अंदर क्लोरोफिल A पाया जाता है। अब ये A पाया जाता है इसलिए इसे क्या कहते हैं? हम यूनिवर्सल पिगमेंट्स कहते हैं। जीवाणु को छोड़कर, जीवाणु में नहीं पाया जाता ये।
किस में नहीं पाया जाता है? ये जीवाणु में नहीं पाया जाता। इसके अलावा जितने भी प्रकाश संश्लेषी पादप होते हैं उनमें ये पाया जाता है क्लोरोफिल ए। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि यूनिवर्सल पिगमेंट का नाम लिखिए, तो यूनिवर्सल क्लोरोफिल पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल ए। अब ये क्या करता है भाई? क्लोरोफिल ए जो है इसका कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषी विकिरणों का अवशोषण करना। प्रकाश संश्लेषी विकिरणों का क्या करना है? अवशोषण करना। ये अभिक्रिया केंद्र की तरह कार्य भी करता है। ये किसकी तरह कार्य करता है? प्रकाश तंत्र के अंदर अभिक्रिया केंद्र की तरह कार्य करता है क्लोरोफिल ए अणु। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। कार्बनिक विलायक जो होते हैं उनके अंदर ये क्या होता है? क्लोरोफिल ए घुलनशील होता है। नेक्स्ट इसका अगर हम सूत्र देखें तो क्लोरोफिल ए का कई बार सूत्र पूछा जाता है। क्लोरोफिल ए का C55H72O5N4Mg। इसमें इसकी संरचना के अंदर पोरफायरिन वलय पाई जाती है। कौन सी वलय पाई जाती है? पोरफायरिन रिंग पाई जाती है। और पोरफायरिन रिंग में जो कार्बन नंबर 3 होता है, उस कार्बन नंबर 3 पर यहाँ पर मैथिल समूह पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैथिल समूह। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के डिफरेंस के बारे में बात करते हैं कई बार, तो वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि एक तो क्लोरोफिल ए और बी का जो सूत्र है, अणुसूत्र है, वो अलग अलग है। यहाँ पर फिर इसको याद ये देखा जाता है कि उसमें पोरफायरिन वलय से कौन सा समूह जुड़ा हुआ है। यहाँ तो मैथिल समूह जुड़ा होता है और वहाँ कौन सा जुड़ा होता है? एल्डिहाइड समूह जुड़ा होता है। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ हम बात कर रहे थे क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट है, सिवाय किसको छोड़कर? जीवाणुओं को छोड़कर। कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है और इसका सूत्र होता है C55H72O5N4 मैग्नीशियम Mg। पोरफायरिन वलय से कौन सा समूह जुड़ा होता है? मैथिल समूह जुड़ा होता है। नीला हरा रंग का वर्णक है ये। किस प्रकार का वर्णक है ये? नीला हरा रंग का वर्णक है। अब हम बात करते हैं क्लोरोफिल बी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल जो बी है ये सहायक वर्णक की तरह कार्य करता है। सहायक वर्णक का मतलब ये हो रहा है, ध्यान से सुनना, जिस प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण को क्लोरोफिल ए अणु अवशोषित नहीं कर पाता है उनको क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई ये अवशोषित करते हैं। बी, सी, डी, ई, या फिर हम कह सकते हैं कैरोटीनॉइड्स है, या कह सकते हैं हम बात कर सकते हैं फाइकोबिलिन्स है। ये जो सहायक वर्णक है ये सहायक वर्णक की तरह कार्य करते हैं, जो कि प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण का कार्य करते हैं। और कौन सी प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कार्य करते हैं? जो प्रकाश ऊर्जा क्लोरोफिल ए द्वारा अवशोषित नहीं हो पाती है उसका ये अवशोषण का कार्य करते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? सहायक वर्णक कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? सहायक वर्णक। सभी प्रकाश संश्लेषी पादप होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। और आगे बात करते हैं, ये हरे शैवालों में मोस्टली पाए जाते हैं। हरे शैवालों में भी क्या पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं। सर्वाधिक घुलनशीलता दर्शाते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पराणित सर्वाधिक घुलनशीलता दर्शाता है? तो क्लोरोफिल बी जो है वो सर्वाधिक घुलनशीलता दर्शाता है। अब अणुसूत्र के बारे में बात करें तो इसका अणुसूत्र होता है, वहाँ पर C55H72O5N4 Mg था। यहाँ देखेगा C55H70 H72 की जगह क्या है? H70 है। O6 है। O4 की जगह क्या है? O2, 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो गए यहाँ पर। और N4 Mg वो तो सेम। तो ये, और इसके अलावा देखेगा पोरफायरिन वलय से कौन सा समूह जुड़ा होता है? एल्डिहाइड समूह जुड़ा होता है। CHO समूह जुड़ा होता है। और जहाँ पर वो नीला हरा रंग का वर्णक था, तो ये कौन सा? पीला हरा रंग का वर्णक है। ये कौन सा है? येलो ग्रीन का है। और ये क्या है? ब्लू ग्रीन है। ये येलो ग्रीन और ये क्या है? ब्लू ग्रीन वर्णक है। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। हमने यहाँ क्लोरोफिल ए के बारे में बात की। क्लोरोफिल ए जो है 7 प्रकार का होता है, उसमें हमने ए और बी के बारे में विशेष रूप से चर्चा की है। अब नेक्स्ट दूसरा जो वर्णक है हमारे पास, वो है हमारे पास कैरोटीनॉइड्स। दूसरा वर्णक क्या है? कैरोटीन। ये क्या है? गाजर में खोजा गया है सबसे पहले, और मोस्टली गाजर में सबसे ज़्यादा मात्रा में भी पाया जाता है ये, और सहायक वर्णक की तरह कार्य करता है। यानी कि क्लोरोफिल ए के द्वारा जो प्रकाश ऊर्जा या प्रकाश सक्रिय विकिरण अवशोषित नहीं हो पाती है उनको ये अवशोषण का कार्य करते हैं। कौन? कैरोटीनॉइड्स होते हैं। इसलिए सहायक वर्णक की तरह कार्य करते हैं। अब इनको कैरोटीनॉइड्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया है? 2 भागों में। एक तो कैरोटीन और एक है जेंथोफिल। इसमें डिवाइड किया है कैरोटीन और जेंथोफिल। कैरोटीन जो होता है ना, इसके अंदर केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। कैरोटीन में क्या होता है? केवल क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन। अगर फॉर्मूला देखा जाए तो C40H56 होता है इसका। C40H56 होता है। C40H56 होता है। किसका फॉर्मूला है? कैरोटीन का। केवल 2 ही तत्व पाए जाते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक,
दूसरा जो कैरोटीनॉइड्स का भाग है वो है जेंथोफिल। जेंथोफिल के अंदर कार्बन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, और कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कौन सा पाया जाता है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है। तो ये जेंथोफिल है, ठीक। अब ये जेंथोफिल को आगे डिवाइड किया गया, ल्यूटीन के अंदर डिवाइड किया गया, जियोजेंथिन के अंदर नियोनेंथिन का, जियोजेंथिन, नियोजेंथिन, क्रिप्टोजेंथिन, 3 प्रकार के जेंथिन है यहाँ पर। एक तो जियोजेंथिन है, एक नियोजेंथिन है, और एक क्रिप्टोजेंथिन है, और एक क्या है, ल्यूटीन। ये ल्यूटीन, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं सहायक वर्णक 2 प्रकार होते हैं, कैरोटीन और जेंथोफिल। कैरोटीन जो होता है वो हमारे पास 2 प्रकार का, लाइकोपिन 2 की 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का है, 3। लाइकोपिन, अल्फा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन, और एक क्या है, लाइकोपिन। किसको डिवाइड किया है, कैरोटीन। जेंथोफिल को डिवाइड किया है, इसको ल्यूटीन के अंदर, जियोजेंथिन, नियोजेंथिन, क्रिप्टोजेंथिन के अंदर डिवाइड किया है। इनमें केवल कार्बन नाइट्रोजन पाया जाता है, जेंथिन के अंदर कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तीनों तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। गाजर में इनकी खोज की गई है, तो मोस्टली ये पूछा जाता है कैरोटीनॉइड्स किस में खोजा गया, गाजर के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर का जो हमारे पास वर्णक है वो है फाइकोबिलिन्स। कौन सा है, फाइकोबिलिन्स। लाल और नील हरे शैवालों में पाया जाता है, ये लाल और नील हरे शैवालों में पाया जाता है सबसे ज़्यादा ये, और 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। नंबर 1 फाइकोएरिथ्रीन और नंबर 2 फाइकोसाइनिन। फाइकोएरिथ्रीन ये लाल शैवालों में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, लाल शैवालों में, लाल शैवालों में पाया जाता है। और जो फाइकोसाइनिन है, फाइकोसाइनिन ये क्या है, नील हरित शैवालों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, नील हरित शैवालों में पाया जाता है। ब्लू ग्रीन जो एल्गी होता है जिन्हें साइनोफाइसी के अंदर रखा गया है, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उसके अंदर रखा गया है। तो यहाँ पर साइनोफाइसी के अंदर क्या है, फाइकोसाइनिन नामक वर्णक पाया जाता है, वो किसके अंदर आता है, फाइकोबिलिन्स के अंदर पाया जाता है, ठीक। तो इस प्रकार ओवरऑल हमने आपको क्या बताने की कोशिश की है, जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है उनके बारे में डिस्कस किया है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक आर 3 टाइप्स, परान्हरित, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स। परान्हरित जो कितने थे, 7 प्रकार के, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, C, D, E, बैक्टीरियोविरिडिन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ठीक। नेक्स्ट हमने बात की थी कैरोटीनॉइड्स 2 प्रकार के, एक तो हमारे पास था कैरोटीन और दूसरा जेंथोफिल। कैरोटीन को 3 भागों में डिवाइड किया, लाइकोपिन, अल्फा और बीटा कैरोटीन, और जेंथोफिल को कितने भागों में, 4 में, ल्यूटीन, नियोजेंथिन, जियोजेंथिन, क्रिप्टोजेंथिन, इनके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स जो होता है लाल नीले हरे शैवालों में पाया जाता है, 2 प्रकार का होता है, फाइकोएरिथ्रीन, एरिथ्रीन मतलब लाल शैवालों में पाया जाता है, और साइनिन नीले हरे शैवालों के अंदर पाया जाता है, ठीक है, साइनोफाइसी के अंदर पाया जाता है। ये जो 2 वर्णक है हमारे पास, कौन कौन से वर्णक, 2, कौन कौन से, एक तो कैरोटीनॉइड्स और एक फाइकोबिलिन्स। ये किसकी तरह कार्य करते हैं, सहायक वर्णक की तरह कार्य करते हैं, प्रकाश ऊर्जा का क्या करते हैं, ये अवशोषण करते हैं। कौन सी प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, जो कि क्लोरोफिल A के द्वारा अवशोषित नहीं हो पाती। क्लोरोफिल A के अलावा जितने भी प्रकाश संश्लेषी वर्णक हैं वो सब क्या कहला रहे हैं, सहायक वर्णक की तरह कार्य करते हैं। और ये जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं ये समूह में पाए जाते हैं, और समूह में पाए को क्या कहते हैं, इनके समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश तंत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, इनके समूह को क्या बोलते हैं, प्रकाश तंत्र। और प्रकाश तंत्र जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकंड। अब ये डिपेंड करता है कि प्रकाश तंत्र फर्स्ट और सेकंड के अंदर जो मुख्य सहायक वर्णक है, यह मुख्य वर्णक है, जो मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक वो कौन सा है, क्लोरोफिल A है या क्लोरोफिल B है, या A का B का कोई भी टाइप्स है, वो उसके आधार पर ये सहायक वर्णक और मुख्य वर्णक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, प्रकाश तंत्र का निर्माण करते हैं, जो कि आगे चलकर क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके उस ऊर्जा को लाइट रिएक्शन के अंदर यूज करते हैं, और लाइट रिएक्शन के अंदर यूज करके इंटरमीडिएट मध्यवर्ती ऊर्जा उत्पादों का निर्माण करते हुए डार्क रिएक्शन के अंदर ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रकाश की नेचर और प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही, ओके बाय।